जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का हमने कोर्स अब लॉन्च कर दिया है। उसमें पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है ग्राफ्स, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स पहला वीडियो होगा। इसके बाद स्टैट्स की जो बाकी वीडियो होंगे, पूरा जो हमारा कोर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। देखो, सबसे पहले जो ग्राफ होता क्या है, आपका ग्राफ जो है एक तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपने देखा होगा कई बार हमने जैसे रीड के दौरान कट ऑफ का एनालिसिस किया था, तो हमने क्या किया था, आंकड़ों को संग्रहित किया था। आंकड़े देखे थे हमने कि आंकड़े कई माध्यम से संग्रहित किए जा सकते हैं। आप वहाँ उसको सर्वे के फॉर्म में ले सकते हो, आप उसको क्वेश्चनर के फॉर्म में ले सकते हो। ऐसे करके आप आंकड़े इकट्ठे करते हो। तो जो आपकी सूचना है, अगर आपने कोई सूचना इकट्ठी की है या आपके कोई आंकड़े हैं, ठीक है, ये जो आंकड़े होते हैं, इन सब आंकड़ों को पहले तो आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। अब आपके पास क्या है, इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप इन आंकड़ों को दिखाओगे ग्राफ फॉर्म में, तो वो होता है आपका ग्राफ। वो आपका ग्राफ जो है इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, बार चार्ट फॉर्म में हो सकता है, वो आपका जो है आपका लाइन चार्ट फॉर्म में हो सकता है इस तरीके का, या फिर वो आपका पाई चार्ट फॉर्म में हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके के जो आपके ग्राफ होते हैं, किस तरीके का डेटा जो होता है हम उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन, तो ग्राफ होता क्या है आपका, डेटा का रिप्रेजेंटेशन। आपने जो भी सूचना या जो भी आपने इकट्ठा किया है, उतने सारे डेटा को आपको एक साथ दिखाना है। डेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो आपका जो है काफ़ी यूज़ होता है स्टैट्स में, स्टैटिक्स में, आपकी जो भी सांख्यिकी का जो भी आपका टॉपिक होते हैं उसमें। ये जो है आपका एक लैटिन शब्द है। नॉर्मली जो मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है डेटम, और ये आपका जो है शब्द लिया गया है, वहीं से लिया गया है, वहीं से आपका निकल गया है डेटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण आपको करना है वो आप एक ग्राफ के फॉर्म में करते हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपके जो मेनली ग्राफ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बार चार्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में दंडालेख। ये एक तरीके से आपका एक ग्राफ एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ। अब आप अगर इस डेटा को समझने की कोशिश करो तो ये डेटा क्या है, ये डेटा एक जो फल विक्रेता है, फल की दुकान वाला है, उसने अपना एक सोमवार मंगलवार को अपना एक डेटा इकट्ठा किया। वो काफ़ी सारे जो है फल बेचता है, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं देखूं कि मेरे किस दिन सबसे ज़्यादा फलों की बिक्री होती है। तो उसने एक डेटा बनाया, और आप इस डेटा से देखोगे तो दो आपके फ्रूट हैं, एक आपका आम है, ठीक है, और एक आपका क्या है, सेब है। ये आपके फ्रूट्स हैं, और किस 2 दिनों में हम डिसाइड कर रहे हैं, हम एक देख रहे हैं सोमवार को और एक देख रहे हैं मंगलवार को। ठीक है, तो आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, ये है तो आपका दंडालेख ग्राफ, लेकिन इस ग्राफ में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, और इस ग्राफ से मैं अगर एक ग्राफ अगर मेरे को दे दिया, तो इस ग्राफ से मैं क्वेश्चन डिराइव करूं कि सबसे ज़्यादा जो मंगलवार को कौन से फल बिकते हैं, तो मंगलवार को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। ये मंगलवार का मेरा डेटा है, तो आप देखोगे कि मंगलवार को सबसे ज़्यादा आपके जो है संतरे बिकते हैं। ये आपका डेटा है केजी में, और ये आपका जो है फलों की क्या है, आपकी जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपका आम, सेब, संतरे, पपीता, ये जा रहा है आपका एक्स एक्सिस में, और आपका जो केजी है ये जा रहा है आपका वाई एक्सिस में। तो यहाँ से मैं एक चीज़ डिराइव कर सकता हूँ कि अगर संतरों के बारे में मैं अगर आपसे कुछ डेटा, इस ग्राफ को पढ़ के डेटा निकालूं, तो मैं कहूँगा संतरे जो सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, मंगलवार को बिकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, मंगलवार को बिकते हैं, और कितने बिकते हैं, 35 केजी के आसपास बिकते हैं। ये डेटा मुझे इससे में निकल के आ रहा है। तो ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो काफ़ी आंकड़ों को जुटा के आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ में, और उसके बाद उस ग्राफ से आप एनालिसिस करते हो। जैसे जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो हमने जैसे कट ऑफ के दौरान किया था, हमने पूरा डेटा को इकट्ठा किया सर्वे की फॉर्म में, और हमने एनालिसिस करके कट ऑफ निकाली थी आपकी रीड की 2021 की। वैसे ही आपको डेटा को रिप्रेजेंट करके आप उसको एनालिसिस करते हो। तो यहाँ से आप क्या डिराइव कर सकते हो उस चार्ट से, क्या समझ सकते हो उस चार्ट से, तो उसमें समझने वाली बात यह है कि आम का जो है आपका सोमवार का डेटा ये है और मंगलवार का डेटा ये है। ये आपका सोमवार का डेटा है, ये मंगलवार का डेटा है। ऐसे सेब का ये आपका सोमवार का डेटा है, ये आपका मंगलवार का डेटा है। तो ये आपको बस चार्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, अब अगर यहाँ से मैं डिराइव करूँ तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इससे एक एनालिसिस निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि संतरे जो मेरे सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, मंगलवार को बिकते हैं। तो क्यों ना मैं सबसे ज़्यादा संतरे उसी वक्त ही अपनी शॉप पे रखूं, क्योंकि मुझे पता है डेटा मेरा ये बताता है कि मेरे जो है जो संतरे का जो फल है वो सबसे ज़्यादा बिकता है मंगलवार को। इससे ये एक लाभ उठा सकते हो आप इस डेटा से, इस ग्राफ से। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। आपका दूसरा ग्राफ होता है व्रत आलेख। मैंने बताया था आपको पाई ग्राफ। ये नॉर्मली क्या होता है, किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन जब आप कर रहे हो, तो आपको इस व्रत
टाइप के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इसमें देखो, इसमें जो वृत्त है आपके दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के दर्शकों की प्रतिशतता को दर्शाता है। मतलब नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन आता है पाई चार्ट में से, वो दो तरीके का क्वेश्चन आता है। या तो आपको परसेंटेज दे दिया, अगर आपको टोटल मान लो मैं से कह दिया कि टोटल जो है 500 व्यूवर्स का डेटा है ये, ठीक है, टोटल जो मैंने क्या किया है 500 व्यूवर का डेटा इकट्ठा किया है, और यहाँ से मैंने इसको एक पाई चार्ट में दर्शाया है कि 10% जो है सूचनात्मक चैनल के दर्शक हैं, 15% समाचार के हैं, 25% खेल के हैं, और 50% जो दर्शक हैं मेरे वो मनोरंजन के हैं। अब ये मेरा डेटा अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि अगर 500 मेरे टोटल व्यूअर्स हैं जिनसे मैंने ये डेटा इकट्ठा किया है, तो उसमें से क्या है 50% मनोरंजन के हैं, यानी कि 500 का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो मेरा कितना आता है, तो मेरा आ जाएगा कितना 250। तो मेरे 250 जो हैं वो क्या है, व्यूवर्स ऐसे हैं जो मनोरंजन के चैनल में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लगाते हैं। ऐसे 10% मेरे क्या सूचनात्मक जो इन्फॉर्मेटिव होती है, जो साइंस के या कुछ इस टाइप के जो चैनल प्रोग्राम्स आते हैं, उन प्रोग्राम्स को देखना पसंद करते हैं। तो 10% मेरा हो गया कितने, लगभग 50 ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस टाइप का चैनल देखने को पसंद करते हैं। तो एंड ऑफ द डे यहाँ से मैं स्टोरी क्या डिराइव कर रहा हूँ, स्टोरी में डिराइव कर रहा हूँ कि जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट क्या करता है, मेरे को तुलना बता रहा है कि जो मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स मेरे प्रकाशित होते हैं चैनल पे, उसमें से कितने परसेंटेज व्यूअर मेरे इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इससे ये मेरा निकल के आ रहा है कि 50% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मनोरंजन टाइप के प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ क्या किया है मैंने, सब प्रोग्राम्स के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करके उसको एक पाई चार्ट में दर्शाया है, जिसको बोलते हैं क्या, पाई ग्राफ या फिर वृत्त आलेख भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक आयत चित्र, जिसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। दिखने में ये बिल्कुल जो आपका वृत्त हमने जो देखा था बार चार्ट वाला आयताकार ग्राफ, उसी की तरह दिखता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम पार इसमें देख रहे थे, इसमें ये क्या था, अनग्रुप्ड डेटा था। मैं आपको वैसे डिटेल में समझाऊंगा अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो अनग्रुप्ड डेटा मतलब स्टैंड अलोन डेटा। स्टैंड अलोन मतलब आप रेंज की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो 10 किलो आम या 15 किलो सेब, एक नंबर की बात कर रहे हो। लेकिन ग्रुप डेटा में आप क्या करते हो, रेंज की बात करते हो। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखो, तो इसमें क्या दिखाया गया है, एक आयत चित्र है जो मेरा हिस्टोग्राम है, जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। मतलब यहाँ पे आपकी रेंज होगी हमेशा। रेंज किस तरह की होगी, आपकी जो सेब होंगे वो मैं कह सकता हूँ कि 45 से 50 किलो के बीच में बिकते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि 46 बिकते हैं कि 47 बिकते हैं, लेकिन इस रेंज में मेरे बिकते हैं। जब भी इस तरीके का डेटा होगा तो इस तरीके के डेटा को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम फॉर्मेट में, जो कि मेरा क्या है, आयत चित्र है। आप इस चार्ट से समझने की कोशिश करो। ये मेरा चार्ट है, ये मेरा चार्ट दर्शाता है कि जो मेरा 40 व्यक्तियों के भार को दर्शाता है। मतलब 40 व्यक्ति हैं, उनका मैंने वेट नोट किया है, उस वेट को मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने देखा है कि जो 40 से 45 किलो वाले हैं वो इतने लोग हैं। तो ये क्या है, इसकी जो रेंज होगी, ये बिगिन रेंज होगी इसकी, और ये एंड रेंज होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें से क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनता है, आपको इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किस तरह का ग्राफ है, तो आपका इसका आंसर सिंपल बन जाएगा। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे गैप है, ये एक इंडिपेंडेंट नंबर को दर्शाते हैं। ये आपका बन जाएगा क्या, बार चार्ट, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये बन जाएगा आपका बार चार्ट। लेकिन अगर मैं इनमें कनेक्शन कर देता हूँ, यानी कि मैं रेंज की बात कर देता हूँ, यानी कि इस तरीके से अगर मैंने चार्ट बना दिया, तो ये क्या करता है, मेरी रेंज की बात करता है, जहाँ पे मैं इसमें बताता हूँ ये है मेरा 5 से 10, ठीक है, और ये हो गया मेरा 10 से, जैसे यहाँ से मैं इसको कह दूँ ये है मैं 11 से 20। तो ये जो मेरा कनेक्शन है, यहाँ पे देखोगे जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट नहीं है। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा क्या, हिस्टोग्राम। ठीक है, और हिस्टोग्राम हमेशा जो क्या होता है, हमारे ग्रुप्ड डेटा को, ग्रुप्ड डेटा मतलब जो आपका वर्गीकृत डेटा होता है, यानी कि रेंज में जो अंतराल में जो डेटा दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल पे आप डायरेक्ट आ जाओ, अगर तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 40 से 45 वेट वाले व्यक्तियों की संख्या है 4, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया, ये वाली है व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे होगी 4। अगर मैं बात करूँ आपकी ये वाला जो मेरा ग्राफ है, ये रेंज आ रही है मेरी किसकी, ये रेंज आ रही है मेरी 45 से 50। ये कितने व्यक्ति हैं मेरे पास, ये व्यक्ति हैं मेरे 12। ऐसे अगर मैं देखूं, इसमें जो दूसरी रेंज है वो रेंज है मेरी कौन सी, 50 से 55। तो ये मेरी रेंज है 50 से 55 वाली, जहाँ पे अगर मैं देखूंगा मेरे कितने आ रहे हैं, लगभग 12, ये 13 हो गए। 13 लोग ऐसे हैं जो मेरे 50 से 55 की रेंज में। ऐसे अगर मैं इसको देखूं 60 से 65 वाले को, तो ये मेरा फिर से कितना हो जाएगा, ये वाली रेंज है मेरी 60 से 65 वाली, ये वाली है मेरी 60 से 65 वाली रेंज,
और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं, लगभग मेरे 5 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेंज जब भी मेरे को दर्शानी है तो मेरे को एक हिस्टोग्राम का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि या तो ये आ सकता है कि रेंज वाले ग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके का ग्राफ यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन होगा बार चार्ट, पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 3 तरह के चार्ट हमने पढ़ लिए, बार चार्ट, आपका पाई ग्राफ और आपका आयत चित्र। एक आपका बनता है रेखा आलेख। रेखा आलेख जो आपका बनता है मोस्टली ट्रेंड को आपको दर्शाता है। जब आपको किसी चीज़ में आपकी ट्रेंड एक बन रही है, कंटिन्यूस मोशन में कोई चीज़ हो रही है, आपका वेट, आप अगर बाई अपना वेट मॉनिटर कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि मेरा लास्ट 1 मंथ में वेट कैसे, या 1 ईयर में मंथली कैसे वेरी किया है, तो आपका कभी वेट ऊपर गया होगा, फिर आपने नीचे गया होगा। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो कंटिन्यूसली तो आपका वेट कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूस मोशन में इंटरवल में जब हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं किसका, रेखा चार्ट का। ठीक है, तो रेखा चार्ट आपका नॉर्मली अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो तो ये रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। मतलब एक इंटरवल के साथ आपका जो है वो डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसा अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आपको चाहिए होगा कौन सा, रेखा आलेख। तो आप इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है। इस एग्जाम्पल में हम टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं कि अगर मान के चलो कि अगर आप टेम्परेचर जो है कैसे वेरी करता है टाइम के साथ। तो देखो 6 बजे पर आता है आपका टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हमने ये 37 पे बना दिया नोट। उसके बाद 10 बजे 40 हो गया, तो 10 बजे हमने ये वाला मेरा बता रहा है समय को, ये वाला बता रहा है मेरा टेम्परेचर को। एक्स एक्सिस मेरा बता रहा है किसको, आपका समय को, और वाई एक्सिस बता रहा है मेरा टेम्परेचर को। उसके बाद 10 बजे मेरा कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस से घट गया, 2 बजे मेरा टेम्परेचर वापस से 38 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं ड्रॉ करूँ लाइन, तो आप देखोगे कि मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर है वो इस तरीके से चेंज होता है समय के साथ। जो ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाई हुई है। तो लाइन चार्ट आपका ये ध्यान होना चाहिए आपको किस तरीके का डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है। चार्ट हमने पढ़े यहाँ पे, ये डेटा मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको, जब मेरे को ऐसे आंकड़ों को प्रस्तुत करना है जो समय के साथ बदल रहा है। इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखना, जो समय के साथ बदल रहा है, एक अंतराल में परिवर्तित होता है, उसके लिए मुझे चाहिए रेखा चार्ट। अगर मेरा जो है आंकड़ों को एक अंतराल में दर्शाता है, यानी कि एक रेंज वाला डेटा है इस तरीके का 40 से 45, 45 से 50, तो मेरा क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम। अगर मेरे को तुलनात्मक अध्ययन करना है तो मेरे को चाहिए होगा पाई चार्ट। और मेरा अगर इंडिपेंडेंट डेटा है, जो सिंगल स्टैंड अलोन डेटा है, यानी कि आप उस डेटा में कोई रेंज नहीं है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बार चार्ट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट है। क्वेश्चन इसमें से जो बनने के चांसेस बनेगा तो इसी तरह का बनेगा कि अंतराल में कौन सा वाला चार्ट दर्शाता है, या फिर एक समय के साथ जब अगर डेटा चेंज हो रहा है तो किस तरह का चार्ट हम यूज़ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो ये था, ये इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ किस तरीके के होते हैं। उसके बाद हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैट्स। स्टैट्स में हम एक बार फिर से देखेंगे इन ग्राफ का यूज़। ये आपका इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव वाला पार्ट आता है इसमें, इस वाले चैप्टर में, जो कि आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम फिर से रिवाइज भी करेंगे चार्ट्स को और देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो स्टैट्स है वो यूज़ करती है डेटा को। क्योंकि अभी तक तो हमने क्या किया, डेटा को तो समझ लिया, इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन डेटा से हमको कुछ ना कुछ ऐसे, क्योंकि डेटा का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वैसे मैं आपको स्टैट्स में ये चीज़ ढंग से समझाऊंगा, पर एक अब ओवरव्यू दे देता हूँ मैं स्टैट्स का कि डेटा क्या होता है। अगर आपका 1 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख इस तरीके का डेटा है तो आप उस डेटा को चार्ट पे नहीं दिखा सकते, आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसके कुछ प्रतिनिधि लेते हैं जिसको हम स्टैट्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो होप आपको इस चार्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसमें से जो बनेगा, वैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। पर ये आपका जो मेनली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ग्राफ्स होते क्या हैं, कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं, और किस तरह के डेटा को, किस तरह के आंकड़ों को हम किस तरह के चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको जो है शेयर करूंगा उस पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना के, सारे डाउट्स हम उस वीडियो में क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, और होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मेंबरशिप टाइप की कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ चैनल में ज्वाइन करने की, ताकि उन मेंबर्स को, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको ये PDF और जो डाउट वाली क्लासेस हैं, हमने कहा था कि हम उन्हीं को ही प्रोवाइड करेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। बाकी तो ये सबके लिए फ्री होगा इसे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
स्टैट्स, एक्चुअली स्टैट्स पे पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो उसके प्रतिनिधि होते हैं आपके डेटा के, वो डेटा के प्रतिनिधि कैसे काम आते हैं, और यहाँ से ही हमारा एक्चुअली कैलकुलेशन वाला पार्ट भी शुरू होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमने जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला था वो पहला वीडियो देख लिया था, उसमें हमने समझा था कि ग्राफ क्या होते हैं। अब हम उस ग्राफ में डेटा को फीड करेंगे, रन टाइम डेटा को, समझेंगे कि उसके पीछे की सांख्यिकी क्या होती है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, एंड ऑफ द वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं आपका सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। देखो क्या हुआ कि आज हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, सूचना जो अवेलेबल है वो इतनी ज़्यादा है कि हम मतलब है ना कहीं ना कहीं इस आंकड़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अगर टीचर हो तो आप एक मार्क्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया था, रीट का जो लाइव एग्जांपल दिया था कि हमने क्या किया था वहाँ पे हमने जो कट ऑफ के लिए डिसाइड किया था वो कैसे किया था, डेटा इकट्ठा किया था कि कितने लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने कट ऑफ को डिराइव किया था। तो आज क्या है कि इतना सारा डेटा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसमें से कितना डेटा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि कई बार डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उसको यूज़ ही गलत वे में आप उसको यूज़ करने लग जाते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस डेटा से हमारी इच्छा अनुसार क्या अर्थपूर्ण आप उसमें से निकाल सकते हो, क्या एनालाइज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो इसी अर्थपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन करने की गणित की एक शाखा को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, जो होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपने डेटा तो इकट्ठा कर लिया, उस डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप डिराइव करो यूजिंग चार्ट्स, और उससे कुछ ना कुछ आप निकालो। जैसे हमने क्या किया था, उससे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या निकाली थी, जो भी डेटा इकट्ठा किया था उससे निकाली थी हमने क्या, कट ऑफ। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन में निकाली है, ये है निकालने का जो पूरा प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स के इस डिपार्टमेंट को या इस शाखा को हम कहते हैं क्या, स्टैट्स, सांख्यिकी। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण। देखो डेटा के कई तरीके का हो सकता है। फिर से एग्जांपल कट ऑफ वाला लेता हूं मैं, वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, छोटा एग्जांपल लेते हैं। कट ऑफ वाला एग्जांपल तो काफ़ी रियल टाइम था और काफ़ी बड़ा भी था। मानता हूँ कि मैंने 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मैंने एक डेटा लिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं और वहीं से हमने एग्जाम्पल पिकअप किए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने छोटा डेटा है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं कि डेटा को इंपॉर्टेंस कैसे निकालते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने 10 विद्यार्थियों का डेटा इकट्ठा किया। ठीक है, गणित में मार्क्स आए, और अब मुझे इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, कलेक्ट करना है इस डेटा को। तो कलेक्ट करने का तो तरीका सिंपल सा है, आप सबसे मार्क्स पूछ लो अपने, या फिर आप एक सर्वे बना के कलेक्ट कर सकते हो मार्क्स। अब आपके पास डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो। क्लासिफिकेशन मतलब अब मेरे को इसमें क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका ये है कि मैं इसको एक रेंज में बांट लूँ। मैं कह दूँ कि मुझे पता है कि 100 में से अगर ये मार्क्स हैं सारे, ये मार्क्स अगर मैं मानता हूँ कि 100 में से हैं, तो 60 मार्क्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो मैं इसमें से एक क्लासिफिकेशन ये कर देता हूँ कि बताओ कितने लोगों के 60 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, कितने लोगों के 60 से कम मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन कर देता हूँ कि कितने लोगों के 60 से कम मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। एक मेरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा 60 से कम। ठीक है, एक मेरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मुझे लगता है कि 60 से 80, ये काफ़ी जो है एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक क्लासिफिकेशन मेरा हो जाएगा कि 80 प्लस किसके मार्क्स हैं, क्योंकि 80 के ऊपर मार्क्स मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे 3 ही क्लासिफिकेशन हो गए हैं। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ड्राइव कर सकता हूँ। तो मैं काउंट करूँ 60 से कम तो कितने हैं, 1 2 60 या 60 से कम, इसको इक्वल टू ही मान लूँ, तो 3 4 5, और 5 मार्क्स में 5 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनके 60 या फिर 60 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, एक तो मेरा क्लासिफिकेशन यही हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं देता हूँ 60 से 80, तो देखोगे तो ये 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कितने हैं, 60 या 60 से अधिक मार्क्स हैं, 60 से 80 के बीच में मार्क्स हैं। और एक क्लासिफिकेशन मेरा इसमें हो जाएगा क्या, 80 प्लस। तो 80 प्लस तो मेरा एक ही स्टूडेंट है, 95 जिसके मार्क्स हैं, एक हो गया। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंटली, मैंने जो 10 स्टूडेंट थे उनको क्लासीफाई कर दिया है, 60 से कम वाले, 60 से 80 के बीच वाले और 80 प्लस वाले। अब मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ, अगर मेरे से कभी कोई पूछा जाता है तो मैंने क्या किया, क्लासीफाइड क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, मुझसे पूछा जाता है तो मैं कह दूँगा कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो 80 से ज़्यादा मार्क्स लेके आया है,
5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से कम मार्क्स हैं। इन पे मुझे, अगर मैं कह दूँ कि यार 5 स्टूडेंट तो काफ़ी है, इन पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इनको मुझे और पढ़ाना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ये आप इससे इन्फॉर्मेशन एक डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब आंकड़ों का संग्रह कर लिया मैंने और उसको वर्गीकृत कर दिया। फिर अब आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। अब हमें क्या करना है, जो आंकड़ा हमने लिया है उस आंकड़े को उनको एक फॉर्म में डिराइव करना है। क्यों डिराइव करना है? ग्राफ के फॉर्म में लिखना है ताकि उसको हम और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। इसमें तो क्या किया मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर लिया। अब मेरे को आंकड़ों का क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, यानी कि मेरे को उस आंकड़ों को एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है। मैंने आपको 3-4 तरह के चार्ट बताए थे वहाँ पे, वही हम चार्ट एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है आपका बार चार्ट, एक आपका हिस्टोग्राम, एक आपका ये नया बारंबारता बहुभुज, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया, मैं आपको समझा दूंगा बारंबारता बहुभुज। एक यहाँ पे आपका जो मिस हो गया वो था आपका कौन सा, पाई चार्ट, ठीक है, वो कौन सा आपका पाई ग्राफ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए काम में आता है, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट अगर इस तरीके के बार्स बन रहे हैं या फिर रेक्टेंगुलर ऐसे डायग्राम बन रहे हैं जहाँ इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, ये आपका कौन सा कहलाता है, बार चार्ट, ठीक है। अगर कनेक्शन है, दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि ये डेटा क्या है, रेंज में बता रहा है, एक अंतराल में बता रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम, ठीक है। और इसी में ही अगर मेरा रेंज में ही अगर मैं इस तरीके से जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं इनको ऐसे ज्वाइन करके इस तरीके का ग्राफ बना देता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा जो है बहुभुज की तरह बन जाता है। ये एक तरीके से लाइन ग्राफ भी है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, एक बारंबारता बहुभुज भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से बहुत सारी भुजाओं का ही एक तरीके से बहुभुज बन गया ना, काफ़ी एक शेप में, तो उस शेप की वजह से इसको बोलते हैं बहुभुज भी बोलते हैं। उसके बाद एक जो यहाँ पे नहीं है वो है आपका वही पाई चार्ट, जिसमें मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ और बताता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है मेरा एक, मान लो ये है मेरा 50%, ये है मेरा 25%, ये है मेरा 25%। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इन तीनों स्लाइसेस जो हैं मेरे, इनको मैं तुलनात्मक अध्ययन के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये मेरा जो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट कह दो, पाई ग्राफ कह दो, ठीक है। तो ये मेरा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, जो डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, लेकिन मैं यहाँ भी आपको क्योंकि उसी फॉर्मेट में है तो उसमें पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल कि आपको जो डेटा होता है उसको कैसे आप प्रस्तुतिकरण करते कैसे हो। सपोज मेरे पास, अब मैंने ये बड़ा ले लिया, 30 विद्यार्थी हैं जिनमें 100 अंकों में से प्राप्त किया गया अंक, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था उसी को अब मैं रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, जो एनसीईआरटी से डिराइव किया है। देखो इसमें क्या होता है कि एक विद्यालय को 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी 100 अंकों में से प्राप्त अंक किए हैं, ये मेरा डेटा है, ये 30 विद्यार्थियों का डेटा है। अब आपको एक बात याद होगी कि एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की क्या जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बारंबारता। ऐसा हो सकता है कि कई बार आपका जो एक ही मार्क्स एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ जाएं, तो वो जो मार्क्स होते हैं कितने स्टूडेंट्स के आए हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बारंबारता में कितनी बार वो रिपीट हुए हैं वो मार्क्स। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं देखूँ 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स आप देखोगे एक ये स्टूडेंट के आए हैं। ऐसे अगर आप देखोगे 36 मार्क्स, 1, 2 और 3 स्टूडेंट हैं जिनके 36 मार्क्स आए हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। इसको जो दो तरीके की टेबल होती हैं, एक तो होती है आपकी अनग्रुप्ड, एक होती है आपकी ग्रुप्ड। जो अनग्रुप्ड होती है वो आपकी क्या होती है, जैसे कि इसमें आपका इक्विवेलेंट नंबर होता है, यानी सिंगल नंबर होता है। मतलब मैंने आपको बताया था ग्रुप्ड जो होता है वो एक रेंज में नंबर होता है, अनग्रुप्ड होता है वो सिंगल नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको देखोगे 10 केवल एक स्टूडेंट के आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे 60 मार्क्स जो हैं 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। ये आप डेटा में भी देख सकते हो। अगर आप डेटा में आपको बताऊँ रेड कलर से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, ठीक है, 2, आप इसमें और देखोगे तो ये आपका 3, और आप एक और अगर इसमें 60 कहीं ना कहीं ढूंढ सको तो ये 60। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस बारंबारता को लिख दिया। तो ये तो है मेरी क्या फ्रीक्वेंसी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिपीट मार्क्स आए हैं, ये हैं मेरे उनके एक्चुअल मार्क्स। तो मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम एक ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई से भी ग्राफ में। अब क्योंकि ये यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा है, तो इसके लिए जो परफेक्ट ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, बार चार्ट होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है फर्स्ट ग्रेड में, रीट में तो शायद नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेटा आपको दे दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट चार्ट कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आंसर उसका बार चार्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद अब
अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, नॉर्मली बार चार्ट है आपका, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया ये वाला, या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये वापस से वही है उसका ग्राफ का ही क्वेश्चन, लेकिन ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9वीं कक्षा में 40 विद्यार्थियों और उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है, इस प्राप्त आंकड़ों को हमने डेटा में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये क्या है, एक बार चार्ट है। ठीक है, बार चार्ट क्यों है ये, मैंने आपको बताया था कि जो आपके रेक्टेंगुलर डायग्राम होते हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट बार होना चाहिए, इसको एक बार बोलते हैं। ये क्या है, आपका एक बार है। ठीक है, तो एक जो बार है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा मेरा क्या, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, इंडिपेंडेंट डेटा के लिए। तो आपको एक चार्ट देके ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें क्या हुआ है, आपको बोला हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या, तो नवंबर कहाँ है मेरा, नवंबर ये रहा। अगर नवंबर से मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से लाइन, तो नवंबर मेरा किस में आता है, ये आता है। तो यानी कि 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नवंबर में जन्म हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको चूज करना है। तो ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका है कि ग्राफ को मैं कैसे पढ़ूं। पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये है आपका जन्म का महीना जो कि है आपका एक्स एक्सिस पे, ये है आपके विद्यार्थियों की संख्या जो है मेरी वाई एक्सिस पे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर का महीना, तो आप फटाफट से आके सबसे पहले नवंबर के महीने को मार्क कर दो, उसका जो चार्ट है उसको बार को मार्क कर दो। ठीक है, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और देखो कि वो किस पॉइंट पर आके मिल रही है। वही आपसे पूछा गया विद्यार्थियों का जन्म, कितने विद्यार्थियों का जन्म, और विद्यार्थियों की संख्या आपको बताई गई वाई एक्सिस पे, तो किससे मैच कर रहा है, 4 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। सबसे अधिक विद्यार्थी तो ये नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी कि जिस पर्टिकुलर चार्ट की लंबाई, बार की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी वही मेरे महीना होगा जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो अगर आप देखोगे इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये वाला जो बार है, ये वाला जो बार है ये सबसे ऊंचा है और ये लगभग आ रहा है 6 पे, यानी कि ये वाला बार है। और ये 12 कौन से महीने के लिए है, ये है अगस्त के लिए। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त। तो ये आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा जो है फंडामेंटल जो यूज़ करके क्वेश्चन आ जाता है। वैसे इसी वीडियो सीरीज़ में हम एक वीडियो ऐसा भी लेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा आपका, तो एक पूरा वीडियो आपका जो है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का केवल स्टैट से रिलेटेड हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन उसको हम एंड में लेंगे। पहले थ्योरी प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चंस, और जब हमारा पूरा कोर्स एंड की तरफ चला जाएगा तो हम एग्जाम के जब नज़दीक आ जाएंगे तो एज ए रिवीजन फॉर्मेट में हम लेंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम रिवाइज कर लेंगे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा था इस तरीके का। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देख लो, एक और, अब ये आपका जो है हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, ग्राफ आपको दे दिया या तो आपको डेटा दे दिया और आपसे पूछा कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इस डेटा को। तो डेफिनेटली पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, ग्रुप्ड डेटा है, अंतराल में एक डेटा दिया हुआ है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर आ गई कि हिस्टोग्राम ही डेटा होगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के अलावा अगर और कोई चार्ट है तो आप उसको तो डिलीट कर दो। नॉर्मली इसमें होता है कि एक ही चार्ट आंसर होगा, तो आपका हिस्टोग्राम वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन बना के पूछ लिया छोटे चार्ट में से, आपसे ये पूछा कि बताओ, वैसे इसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि 40.5 से 45.5 तक के वेट वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस आपको टेबल नहीं दी हुई है और आपको ये डेटा दिया हुआ है, तो आप देख लो कि 40 से 45 की रेंज कौन सी है, ये वाली है। इस वाले बार को रिप्रेजेंट करता है। इस वाले बार से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा तो कहाँ है, ये 14 और 16 के बीच में, मतलब 15। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप केवल चार्ट दिया हुआ है, ये डेटा नहीं दिया हुआ है, तो भी आप डिराइव कर सकते हो कि आपका जो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मेनली आपके स्टैट्स वाले जो टॉपिक होता है उसमें पूछे जाते हैं, ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, अब आपका जो ये तो आपने निकाल लिया, ग्राफ आपको दिया हुआ है। लेकिन एक बार मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो वाले में कि हमने अभी तक जो किया है, क्या किया है, हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करके हमने क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और हमने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, और हमने डेटा को रिप्रेजेंट भी कर दिया। लेकिन अब अगर डेटा बहुत हाई रेंज में चला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर डेटा है आपका लगभग आप 10,000 टाइप के किसी डेटा को कर रहे हो, तो इससे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है तो वो आपके होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यानी कि आपके कुछ प्रतिनिधि होने चाहिए इस आंकड़े पर
क्योंकि आंकड़े आपने ले लिए तो प्रश्न ये उठता है कि आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरे आंकड़ों को क्या पढूं मैं, अगर मेरे पास 10,000 डेटा है तो क्या मैं पूरे आंकड़ों को पढूं या फिर मैं उसके कुछ प्रतिनिधि ले लूं, उसमें से कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन डिराइव कर लूं जहां से उसको देख के मैं उस आंकड़े पे कमेंट कर सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल होते हैं मेरे केंद्रीय, इसको उस जो प्रतिनिधि होते हैं उसको बोलते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। तो उसमें जैसे आपका मीन हो गया, औसत हो गया, माध्य हो गया, वो सब होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बारंबारता बंटन सारणियों में आया चित्रों और बारंबारता बहुभुजों के सहायता से आंकड़ों को विभिन्न रूप से प्रस्तुत कर दिया है। रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, कलेक्शन ऑफ डेटा देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देख लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन आंकड़ों को हमको समझना है, इसमें से डिराइव करनी है। तो इन आंकड़ों के कुछ प्रतिनिधि लेकर इनके महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को पता लगाया जा सकता है। मतलब उस डेटा पे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ ये डेटा थोड़ा सा इस तरीके का है, तो वो प्रतिनिधि हमको ये डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। इन्हीं प्रतिनिधि को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इनकी सहायता से ऐसा किया जा सकता है। और ये आपके जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं कुछ नहीं है, ये होते हैं मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो ये आपका फिर से एक डिफरेंट टॉपिक का क्वेश्चन बनता है, और लगभग आपका एक क्वेश्चन या दो भी आ सकते हैं, डेफिनेटली आपको आते हैं। तो आपको बहुत ढंग से समझ लेना है इसको, ताकि आप वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करो। तो ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये होने वाला है टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा जो आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपको सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। देखो हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद डेटा एनालिसिस करना तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप समझें, और जब आप कल से टीचर बनेंगे, फाइनली जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स, डेटा, इन सबको एनालाइज वाकई में करना पड़ेगा। तो आप वहाँ भी अपना इस वीडियो को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक होगा अभी जो हमने पढ़ा है वो तो सब आपका काम आएगा डेटा एनालिसिस में, ठीक है। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आता है। अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप विद इन 15 to 20 सेकेंड्स में क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाओगे, और फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप सॉल्व करोगे चीज़ों को, और मैं जो चीज़ें बताऊंगा आपको जिस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो हम जो स्टैट्स का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको एंड किया था लास्ट वीडियो में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मैंने आपको बताया था कि हमने जो डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया चार्ट में। अब हम उस डेटा का क्या करें। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा अगर आपका 1 मिलियन डेटा है, 1 लाख आपके पास नंबर्स हैं, अगर 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है, ऐसा है, तो इस डेटा से आप क्या आप पूरे डेटा को पढ़ोगे, एक एक नंबर्स को पढ़ोगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे डेटा को ना लेके हम इसके कुछ प्रतिनिधि ले लेते हैं। प्रतिनिधि यहाँ पे क्या है कि उन डेटा को निचोड़ के या उन डेटा का पूरा एक कुछ भी औसत निकाल लें, कुछ उस डेटा का इस तरीके का एक सिंगल नंबर डिराइव कर लें पूरे डेटा से, जहाँ से हम क्या करें, कुछ अनुमान लगा सकें कि डेटा किस बारे में डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का पता लगा सकें उस डेटा को डिराइव करके, क्योंकि पूरे डेटा को देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, जिसका जो हमारे ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये जो केंद्रीय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, ये होते हैं हमारे मीन, मीडियन और मोड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाऊँ तो इसमें से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि मीन, मीडियन और ये जो आपके माप होते क्या है, किस तरीके से ये यूज़ में आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा एग्जाम्पल है, NCERT का एग्जाम्पल है। 2 स्टूडेंट हैं, मेरी एंड हरी, उनके मार्क्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उसके जो प्रश्न है उस प्रश्नों में मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप इनका औसत निकालो तो सबसे पहले तो आपको मीन की मैं फॉर्मूला बताता हूँ। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। औसत सिंपल सी बात है, ऊपर जो नंबर है सबका निकाल लो जोड़, तो ऊपर वाले नंबर सबका जोड़ डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, सारे नंबर्स। अगर मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊँ, सारे नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हम इसका निकालते हैं। तो मेरी का जो औसत भी बोलते हैं इसको और मीन भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। माध्य जो आप बोलते हो,
माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10, 8, 18, 9, 27 और 8, 35 और 7, 42। तो 42 बटे कितने प्रश्न थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 42 बटा 5। मेरी का कितना है औसत 8.4, यानी कि औसतन उस पांचों क्वेश्चन में उसने कितने मार्क्स अर्जित किए, 8.4। हरी का कितना आया 41 बटे 5, यानी कि 8.2। इसका सम निकालोगे तो आप कितना आएगा 4 और 7 11, 10 21 और 10 31 और 10 41। ठीक है, तो ये आपका 8.2 आ गया। यहाँ से हम ये चीज़ डिराइव कर सकें कि मेरी के जो है औसत मार्क्स हरी के औसत मार्क्स से ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर ये पूरा सोचो ये 5 क्वेश्चन है, अगर ये 100 क्वेश्चन होते, 150 क्वेश्चन होते, तो हर क्वेश्चन का अगर अलग अलग मार्क्स होते तो ये बहुत मुश्किल था ये बताना कि किसने अच्छे मार्क्स, कौन अच्छे मार्क्स लेके आया है। लेकिन अगर मैं उनका औसत निकाल दूँ तो औसत से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि औसतन जो है किसके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो ये एक हमारा उसका प्रतिनिधि हो गया उस पूरे डेटा का। तो एक आपका जो बन के आता है यहाँ से निकल के आता है मीन। इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखना, वैसे हम सवाल करेंगे तो काफ़ी बार रिपीट करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले जो आपको डेटा दे रखा है उनका सबका जोड़ निकाल देना है और जितना डेटा है उसका भाग दे देना है। ठीक है, अब देखते हैं आपका, चलो फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो आई बात आपकी मीन की, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि हम मीन से ये डिसाइड कर लें। यहाँ पे जैसे मीन औसत जो आया था मेरी का अच्छा आया था, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी का औसत अच्छा था तो मेरी के अच्छे मार्क्स ही आए होंगे? लेकिन कहीं ना कहीं माध्यक और बहुलक का भी काम में आ जाता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको इस वाले चीज़ में बताता हूँ कि माध्यक आपका क्या होता है। ठीक है, माध्यक जो होता है आपका वो होता है आपका जब आप एक सारे नंबर्स जो आए उनको अगर एक ऑर्डर में जमा देते हो। जैसे मेरी का अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, मेरी का अगर मैं माध्यक निकालना चाहूँ तो मैं इनको एक ऑर्डर में जमा देता हूँ, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 10। ठीक है, तो बीच वाला जो आएगा नंबर, बीच वाला जो नंबर आएगा वो क्या कहलाता है, माध्यक। बहुत ईजी है, आपको बस सॉर्ट कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है या असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना है, जो आपका मन है किसी में भी जमा दो। बीच का जो नंबर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक है, ये होता है आपका। ऐसे अगर आप हरी का निकालना चाहो तो हरी का कितना आ जाएगा, हरी के मार्क्स को अगर मैं जमाऊँ तो कितना बनेगा, 4, 7, 10, 10, 10। तो ये वाला मेरा बीच का नंबर है, ये मेरा किसका माध्यक आ जाएगा, हरी का माध्यक आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी मेरी माध्यक की। इसी में अगर मैं बहुलक निकालना चाहूँ तो बहुलक मेरा क्या होता है, बहुलक होता है मेरा कि फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर एक नंबर जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके बहुत सारा डेटा है तो ऐसा हो सकता है कि एक ही मार्क्स कई सारे क्वेश्चंस में आया हो, तो उस जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है उसी को हम क्या मान लेते हैं, बहुलक मान लेते हैं, मोड मान लेते हैं। तो हरी के बारे में देखूं तो हरी का जो है 10 नंबर बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो हरी का जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बहुलक, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरी की बात करूँ तो मेरी का 8, 8, तो मेरी का कितना हो जाएगा, 8 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। माध्यक, मीन और मोड वाली बात समझ में आ गई। माध्य होता है आपका डायरेक्ट, आपको जोड़ निकाल दो और उसका डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेटा से। माध्यक आपका सॉर्ट कर दो, बीच में जमा दो। मैं एक बार लास्ट में समराइज करूंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे कि माध्यक से तो मेरा बहुलक से तो ये निकल के आ रहा है कि हरी के अच्छे मार्क्स आए होंगे, क्योंकि माध्य तो बता रहा था कि मैरी के अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन माध्यक और बहुलक बता रहा है कि मेरा हरी के अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये डेटा पे भी डिपेंड करता है। तो मीन जो होता है औसत जनरली क्या होता है कि उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि वो उसका जो झुकाव होता है वो ज़्यादा मार्क्स की तरफ ज़्यादा होता है। मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं नंबर ले लूँ 1, 1, 1, 2, 70, 80 और 90, अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो आप देखोगे कि इसका एवरेज इस डायरेक्शन में ज़्यादा झुका हुआ होगा, क्योंकि ये जो वेट अगर ज़्यादा है तो उस वेट की तरफ ज़्यादा झुका होता है, जिसको हम स्क्यूड मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यूड डेटा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है उसको समझने की, इतनी सी हमको समझना है कि मीन, माध्य और आपको बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये माध्यक के फॉर्म में ध्यान रखनी है। यह हमने माध्यक देखा था जब आपका क्या था कि ये नंबर ऑफ डेटा जो था क्या था, ऑड था। देखो अगर आप यहाँ देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तब तो आपको बीच का नंबर सीधा एक ही निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपका इवन है, जैसे यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो आपके 2 माध्यक निकल के आएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों का निकाल लेना है माध्य, और इन दोनों का माध्य क्या बन जाएगा, माध्यक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इवन है तो आपको ध्यान रखना है कि बीच के 2 आपके जो माध्य आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, इनका अगर आप माध्य निकाल दोगे यानी कि औसत निकाल दोगे, और इनका दोनों का औसत कैसे निकलेगा,
इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो वो क्या निकल जाएगा, इनका माध्यक निकल के आ जाएगा। इससे जो नंबर निकलेगा वो माध्यक निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़े और डेटा देख लेते हैं। अगर आप ये डेटा देखो कि एक उदाहरण 12 में आपका दिया हुआ है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाई आपको दी हुई है, इन आंकड़ों का माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर माध्यक निकालना है मेरे को तो उसका फॉर्मूला होता है कि सब जो नंबर्स हैं उनको एक आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमा दूँ। तो मेरे को जमाता हूँ, सबसे छोटा है 144, ठीक है, उसके बाद है मेरा 145, फिर है मेरा 147, फिर है मेरा 148, फिर है 149, 150 और 155 और 160। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई डेटा और मिस हो रहा है। 144 हो गया, 145 हो गया, 147 हो गया, 148 हो गया, 149, 152, 152 भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा कितने नंबर है, 9 नंबर है। ठीक है, तो इनका बीच का क्या हो जाएगा, यहाँ से छोड़ दो और 4 यहाँ से छोड़ दो। ठीक है, तो मेरा बीच का नंबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 149 क्या निकल के आ जाएगा मेरा बीच का नंबर, जो मेरा क्या है, माध्यक है। ठीक है, माध्यक निकालना बहुत इजी होता है और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। आपको डेटा दे दिया और आपसे पूछा कि निम्न में से इस डेटा का माध्यक क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर इवन ऑड है तो आपको डायरेक्ट बीच का निकाल देना है, और अगर इवन है तो आपको क्या कर देना है, उन दोनों का मीन निकाल देना है, उन दोनों का सम करके 2 का भाग दे दो तो आपका माध्यक निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आपसे मोड की बात कर दी जाए तो देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है, सारे यूनिक नंबर ही हैं, इसमें कोई नंबर ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा। तो इस वाले केस में आपका जो मोड निकालना मुश्किल हो जाएगा, हर नंबर ही जो होगा इसका का मोड हो जाएगा, बहुलक इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आप इसका देखो तो इस नंबर में आप माध्यक निकाल सकते हो, या मैं आपको जो होमवर्क देता हूँ, आप कोशिश करना इसका माध्यक निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना निकल के आया। ठीक है, तो माध्यक निकालने का तरीका हो गया, और माध्य निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सबका निकाल दो सम, यानी कि इसके बीच में अगर मैं इस डेटा को ऐसे कैसे लिख दूँ तो 144 प्लस 145 प्लस 147 प्लस 148 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 152 प्लस 155 प्लस 160 डिवाइड बाई अगर मैं 9 कर दूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हो जाएगा मेरा क्या, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला सिंपल है, बहुलक का फॉर्मूला सिंपल है, माध्यक का फॉर्मूला सिंपल है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके का डेटा भी दिया जाता है, जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आपके मार्क्स हैं वो आपको दिया हुआ है कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, ना कि तो आपको दिया है 10 मार्क्स जो हैं आपके एक स्टूडेंट के आए हैं, 20 मार्क्स एक के आए हैं, 36 मार्क्स 3 के आए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको अब इस डेटा को निकालने के लिए आपको, क्योंकि या तो आप इस पूरे डेटा को लिख लो, 10 को एक बार लिख लो, 20 को एक बार लिख लो, 36 को 3 बार लिख लो, ऐसे लिख लो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 36 अगर 3 बार होगा तो 36 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे या फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। तो ये आपका जो निकल के आ जाता है, ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, सम आ जाता है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 1769 डिवाइड बाई 30, तो ये मैं कर दूँ तो ये किसका आ जाएगा, इस डेटा का क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो माध्य कितना आ जाएगा, 779 डिवाइड बाई 3, तो इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा 59.3, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, इस पूरे डेटा का माध्य हो जाएगा। अगर मेरे से इसमें पूछा जाए कि बहुलक निकालो, तो बहुलक निकालने का तो सबसे बड़े तरीका है आपका, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा, इसका ये 4 बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है, ये भी 4 बार आ रहा है, तो आपको इन तीनों नंबरों का ये देखना है। तो ये वाले तीनों नंबर आपके इसके क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। तीनों का आप एवरेज निकाल दो तो आपका वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक एम्पेरिकल रिलेशन आता है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताया था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। तो फॉर्मूला हमने माध्य का तो ये पढ़ लिया, माध्यक का फॉर्मूला मेरा सिंपल है, करना क्या है, आपको अरेंज कर देना है, और अरेंज करने के बाद मिडिल नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा। और आपका जो मोड, या फिर मैं कह दूं कि बहुलक आपका क्या हो जाएगा, जिस जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, आने वाला, ये उसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है आपका, इन तीनों में आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। वैसे हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें होता है एम्पिरिकल रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान ही रखना है, फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है मोड, मीडियन और मीन के बीच में, यानी आपके बहुलक और माध्यक और दो माध्य के बीच में रिलेशन होता है। तो आपको इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको इनमें से कोई 2 दे दिए जाएँ, ठीक है, कोई भी 2 दे दिए जाएँ, जैसे आपको मीन दे दिया,
मोड दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ मीडियन कितना है, ठीक है। तो ये कोई भी दो देके आपसे एक पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये आता है, एक क्वेश्चन आपका रेशियो टाइप में आ जाता है कि आपको मीन और मीडियन का रेशियो दे दिया, मीन और मीडियन का रेशियो दे दिया और आपको पूछा है कि मोड बताओ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका इसी को ही रिप्लेस करके हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर ये देखो मेरा ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, मोड, मीडियन और ये मीन क्या है, कोई ना कोई एक नंबर निकल के आएंगे। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, MODE मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इसमें मैं इसको फॉर्मूले को बनाना चाहूँ, यहाँ पे मैं एक अगर मैं इस तरीके से कर दूँ, एक मीडियन को मैं इधर ले जाऊँ, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मोड माइनस मीडियन, ठीक है। एक मीडियन ये रह गया तो यहाँ कितना बचा होगा, 2 मीडियन बचा होगा। तो ये बन जाएगा 2 मीडियन, 2 मैंने कॉमन ले लिया कि 2 यहाँ भी है और माइनस 2 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मीन। तो ये भी एक तरीके का फॉर्मूला बन गया। तो इसी फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। वो आपका क्या बन जाता है, वो कहीं ना कहीं आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में कि इसी से आपको डिराइव करके आपको नया क्वेश्चन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इसी को आप तोड़ मरोड़ के फॉर्मूला बना सकते हो। आपके ऑप्शंस में जो दिया हुआ है उसको चूज करके आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मीन मीडियन मोड में वैसे रीट में और कहीं तो ये वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में स्पेसिफिकली आपको मीन मीडियन मोड अभी तक जो हमने देखा था, ये देखा था किसका, इंडिपेंडेंट आंकड़ों का। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि ये है अवर्गीकृत आंकड़े, यानी अनग्रुप्ड डेटा है, स्टैंड अलोन डेटा है। लेकिन अगर आपका रेंज में डेटा दे दिया जाए तो अगर आपको, तो फिर कैसे आप मीन मीडियन मोड निकालोगे, आपको देखना है। अगर आपको ये ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ढंग से समझाया, आप वो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो डेटा होता है वो आपका इस तरीके से होता है रेंज में। मैंने आपको बताया था कि वर्ग में जो इस टाइप के रेंज में जो अंतराल में जो डेटा होता है वो होता है आपका ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए जो निकालना का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आप अगर माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला तो हमारा बहुत सिंपल होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कि जोड़, सारे नंबरों का जोड़, यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स। आपका जो भी डेटा दिया हुआ है उसका जोड़, सारा नंबरों का जोड़ डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स, तो उनका आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। वो हमारा डायरेक्ट औसत निकल के आ जाता है। उसको मीन कह दो, औसत कह दो, माध्य कह दो, जो भी आप कहना चाहो, ये तरीका होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें तो क्या होता है, आपका सम ऑफ ऑल नंबर कैसे निकालोगे, तो रेंज आपकी रेंज में होता है। इसके लिए आपको इसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको एक वर्ग चिन्ह का एक बस फॉर्मूला निकालना होता है कि आपको वर्ग चिन्ह डिफाइन कर लेना है हर रेंज के लिए। जैसे कि आपकी 10 से 25 है तो इसमें डालो ऊपरी वर्ग, निम्न तो होगी 10, ये होगी 25, तो आपका इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 35/2 17.5। ऐसे अगर मैं इस रेंज का निकालूँ 85 से 100 का, तो कितना आ जाएगा, ये 85 + 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 92.5। एक बार आपका वर्ग चिन्ह निकल के आया, उसके बाद तो आपको करना क्या है, उसके बाद तो आपको पता ही है, और आपको फ्रीक्वेंसी पता है। मैंने आपको बताया था कि कितने विद्यार्थी हैं जिनके वो उस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आया उसका निकाल दो अब सम। 1860, तो 1860 अगर आपका आ चुका है तो 1860 को डिवाइड कर दो कितने टोटल स्टूडेंट्स है, 30। तो यहाँ से करते हैं, आपका कितना बन जाएगा, 3 × 6 = 18, 62, यानी 62 आपका क्या आ जाएगा, इसका माध्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ध्यान बस इतनी सी चीज़ रखनी है कि ये जो आपका वर्ग चिन्ह है ये इंपॉर्टेंट है। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला ये है, करना कुछ नहीं है आपको, दोनों जो आपकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, ठीक है। और उसके बाद टोटल सम डायरेक्ट इसी का सम मत निकाल देना, क्योंकि ये तो आपका क्या है, वर्ग चिन्ह निकल के आया है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी है, क्योंकि ये जो रेंज है 10 से 25 ये 2 विद्यार्थियों के आए हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह भी 2 विद्यार्थियों का आया होगा, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तब उसका टोटल निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको ऊपर क्या चाहिए होता है, ऊपर टोटल चाहिए होता है, नीचे तो हमारा नंबर ऑफ आइटम चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमारे कितने हैं, 30 हैं यहाँ पे। लेकिन ये जब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये जो आएगा आपका, ये सम आ जाएगा ये वाला। इस पूरे का जो सम होगा ये होगा हमारा न्यूमरेटर और 30 होगा हमारा क्या, डिनोमिनेटर। तो वहाँ से हमारा निकल के आएगा 1860 डिवाइड बाई 30 विच इज़ नथिंग बट 62। 62 हमारा होगा क्या, उस पर्टिकुलर डेटा का माध्य, ठीक है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके आप फिर से देख सकते हो। वैसे हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद माध्यक पर आ जाते हैं। माध्यक थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ग्रुप डेटा को आप लो प्रायोरिटी ले सकते हो,
क्योंकि ये सिलेबस में इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस मैंने ऐसा देखा नहीं है कि इसका कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में तो कवर करना है, शायद पूछ लिया जाए, तो आपको लो प्रायोरिटी में देखना है, लेकिन एक बार फॉर्मूला देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो माध्य तो सिंपल है, माध्य में तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको वर्क चेन निकालना है, लेकिन माध्यक में यानी कि मीडियन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, जो आपको नॉर्मली डेटा इसी फॉर्मेट में दिया होगा, ठीक है। आपको रेंज दी हुई होगी और आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, विच इज़ नथिंग बट बारंबारता दी होगी कि वो रेंज कितने लोगों के फॉल कर रही है। आपको करना क्या है, इसका निकाल लो आप सम। सबसे पहले तो इसका आप सम निकाल लो, ये आएगा कितना 51, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये कितना आया मेरा 25.5, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा माध्यक में। आपकी जो बारंबारता है उसका सम कर दो, सम करके आप 51 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर दो, n/2 n मान लो आप इसको, ये क्या है मेरा n है, ठीक है। अब ये जो 25.5 है, ये देखो कि किस फ्रीक्वेंसी के पास है, किस जो बारंबारता है उसके निकट है। आप देखोगे तो ये इसके निकट है, ठीक है, 18 के निकट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वाली रेंज को लॉक कर देना है, जिस रेंज के पास आ रहा है उस रेंज को आपको लॉक कर देना है। एक बार आपने इसको लॉक किया तो आपके पास रेंज कौन सी आ गई जो आपने लॉक की है, वो आई है, ठीक है। इसमें जो आपका L है, ये है आपकी लोअर लिमिट, ये हो गया आपका ये वाला L जो फॉर्मूले में लगने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा L। n/2 तो मेरा पता ही है मुझे, n/2 मैंने निकाला है 25.5, ठीक है। अब CF की बात करते हैं। CF जो होता है आपका, वो है आपका जो आपने रेंज में बारंबारता निकाली थी, मतलब ये जो निकाली थी उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है बारंबारता में, वो हो जाएगा मेरा CF। तो CF मेरा कितना हो जाएगा 11 इस फॉर्मूले में, ठीक है। ध्यान रखना, एक एक चीज़ समझ लेना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। H जो होता है मेरा होता है डिफरेंस, यानी कि जो मेरा अंतराल में जो डिफरेंस दे रखा है 140 से 145 है, यहाँ दे रखा था मेरा 5 का, यहाँ भी दे रखा है मेरा कितना 5 का डिफरेंस, तो H मेरा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और जो मेरा F है, F हो जाएगा मेरा जो है आपका 18, इसमें F ये मेरी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो मैंने उस रेंज में लॉक की थी, ठीक है। तो F हो जाएगी मेरी ये वाली फ्रीक्वेंसी। अब ये सारा डेटा आप इस फॉर्मूले में रख दो तो आपको निकल के आ जाएगा कितना, L कितना है मेरा 145 प्लस n/2 कितना है 25.5 माइनस मेरा CF कितना है 11 डिवाइडेड बाई 18 इंटू कितना है मेरा 5। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो मेरा निकल के कितना आ जाएगा 149.03। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये इसका निकल के आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया आपका इसका आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूँ ये आया कैसे, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं हम रेड वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ जो नंबर था बारंबारता जो दी हुई थी इसका निकाल लिया सम, ये पहला स्टेप है आपका। 51 आया, इसको भाग दिया 2 का, इसको मान लो n, ये n होता है इसका, जो भी आप सम निकालोगे ना ये होता है मेरा n। 51 2 का भाग दिया, इसके बाद हमने ये देखा कि 25.5 जो भी ये निकल के आया है n/2 की वैल्यू, ये किस फ्रीक्वेंसी के पास है, किसके निकटतम ज़्यादा है। जैसे 18 है या 19 होता तो 19 की हो जाती, 20 होता तो 20 के ज़्यादा पास हो जाती, ठीक है। तो किसके ज़्यादा पास है, 18 के ज़्यादा पास है, उस वाले रेंज को आप कर दो लॉक, ठीक है। उसको लॉक करके बस वही डेटा है आपका जो आपने लॉक की है, वो हो जाएगा आपका F, उसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा आपका CF, और ये जो डिफरेंस है आपका 160 माइनस 105, ये डिफरेंस है कितना 5, ये हो जाएगा आपका H, ठीक है। और ये जो आपकी लॉक किया है इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी L, ठीक है। सारा डेटा आपको अवेलेबल है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है ये किन डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा ही आपका एक फॉर्मूला है बहुलक का, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको जो है किस तरीके से इसको देखना है, ठीक है। अगर मैं बहुलक की बात करूँ तो बहुलक में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले मोड का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि किस का कौन से डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो इसमें आप बस सबसे पहले देख लो कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है। सिंगल डेटा है लेकिन ग्रुप डेटा है तो भी ग्रुप, अगर रेंज वाला है तो भी रेंज वाला, कोई सा भी हो लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये वाला 8 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसको कर दो आप लॉक। जैसे आपने इसको लॉक किया वैल्यूज़ आपकी फटाफट निकल के आ जाएंगी, ठीक है। इसमें आप देखो वैल्यूज़ क्या क्या निकल के हैं फॉर्मूले में। L मेरा कितना आ गया, मैंने आपको बताया था 3 माइनस 5 है, तो 3 लोअर लिमिट मेरी आ गई L की, ठीक है। H मैंने आपको बताया था जो है क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे 2 का चल रहा है रेंज में, तो H मेरी कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। और आपने जो बारंबारता लॉक की है यहाँ पे, जो संख्या लॉक की है मोड, वो हो जाएगा मेरा F1, ठीक है। ये है मेरा F1। इसके पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला वो हो जाएगा मेरा क्या
F0, ठीक है। इसके पहले वाला क्या है मेरा, पहले वाला है 7, ये हो जाएगा मेरा F0, और F2 जो है इसके बाद वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा मेरा 2। सारा डेटा मेरे को अवेलेबल है, आपको बस ऐसे कैसे इसमें रख देना है, ये मेरा H है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो रखता हूँ मैं 3 प्लस F1 की वैल्यू होगी 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 F1 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस F0, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7 माइनस 2 इंटू H भी कितना है मेरा 2 है, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 3 प्लस 2/7, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 3.286, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ये नंबर जो है किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, ये आपको ध्यान रख लेना है। डेटा आपको दिया हुआ होगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आएगा, ये आपको डेटा दिया होगा और आपसे पूछा होगा बताओ इसका मोड कितना होगा। तो इसमें अब दिक्कत है, आप डायरेक्ट 8 नहीं लगा सकते उसका मोड, ये सोच के कि यार जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड होता है, तो वो इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यू फीड करनी है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चंस अभी तक इसमें नहीं पूछा गया है। पिछले ना तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में मैंने इसका कोई क्वेश्चन देखा, ना ही मैंने अब इसका रीट में देखा, लेकिन क्योंकि सिलेबस में तो हम छोड़ नहीं सकते, पढ़ना तो हमको पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी मीन मीडियन मोड की। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब आपका यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे जो भी अभी तक रीट में या फिर राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं अब आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो आपका फाइनल वीडियो हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है उससे, ठीक है। तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और आपको समझ में आया हो तो मेरे लिए लाइक ज़रूर कर देना एक वीडियो पे। समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके डाउट बहुत ज़्यादा होंगे तो हम उसके एक डाउट सेक्शन के लिए सेपरेट वीडियो उस टॉपिक के लिए बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे से उस वक्त आप ये क्वेश्चन वाला वीडियो भी देख सकते हो। जहाँ तक ये PDF की बात है, ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे मेरा सजेशन आपको यही होगा कि जब आप वीडियो देखो तो साथ में नोट्स आप बनाते रहो, तो आपके ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारा जो है ऊपर नीचे कर देता हूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आप चाहोगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक पोल जरूर करा लूँगा कि आपको नोटेड PDF चाहिए इस तरीके से, या फिर आपको जो है प्लेन PDF चाहिए, प्लेन मतलब विदाउट ये स्क्रबिंग आपको चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, तो उस तरीके से हम PDF आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो छोड़ना मत, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं आज तक रीट में और एग्जाम्स में उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमने जो स्टैट्स का थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आई बटन में भी लगा दूंगा। पहले उन 3 वीडियो को आप देख लें ताकि आपको जो स्टैट्स का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो एक बार क्लियर हो जाए कि हम किस कॉन्सेप्ट में अब बात करने वाले हैं, क्या क्या हमने टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो स्टैट्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, चार्ट से रिलेटेड मीन मीडियन के फॉर्मूले वगैरह सब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में रीट में राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में यूपी टेट में पूछे गए हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक्चुअली देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो है आपका ये वाला, ठीक है। रीट का सिलेबस है ये, यूपी टेट का तो आपका ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, केवल डेटा हैंडलिंग लिखा हुआ है। हमने लगभग आपका जो सारे टॉपिक हैं वो उन 3 वीडियोस में कवर कर लिए। आप उसका जो है एक बार ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। तो फटाफट से आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। देखो, एक बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, जो आपका बहुत सिंपल होता है, जो होता है सम ऑफ ऑल डेटा। जो भी आपका मीन, जब भी आपका डेटा दिया हो उसका मीन निकालने का होता है सम ऑफ ऑल डेटा, और उसके बाद नंबर ऑफ डेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। मतलब आपका जितना भी डेटा दिया हुआ है उसका जोड़ निकाल के आप ऊपर रख दो और जितने भी नंबर हैं वो आप नीचे रख दो, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। मीडियन जो होता है आपका वो होता है अगर आपके पास जो भी नंबर दिए हैं उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आपका मन है उस फॉर्मेट में आप उसको जमा दो, उसके बाद जो मिडिल वाला नंबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। बस इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है, 2 केस इसमें बन के आते हैं कि अगर ऑड हैं टोटल नंबर्स
तो जो होगा मिडिल ही आपका हो जाएगा क्या, मीडियन। लेकिन अगर इवन नंबर्स हैं तो आपका क्या होगा, बीच के 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबरों का मीन क्या हो जाएगा, 2 नंबरों का मीन आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से रिवीजन है जो भी हमने पिछले 3 वीडियो में देखा है उसका। और मोड जो होता है आपका, मोड होता है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आपका जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर जो होता है वो होता है कि आपका मोड। ठीक है, इसके भी सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। अब आपको करना क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट उस पर जंप करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पाई चार्ट में, मैंने आपको बताया था 2 ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका या तो यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्मेट में दिया होगा या फिर एंगल की फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, 2 ही तरह के क्वेश्चन पाई चार्ट में बनते हैं। ये आपका एंगल वाला दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जो सीमा एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आपको इस तरीके से दिए हुए हैं पाई चार्ट में और इतने एंगल पे बताते हैं आपको। ठीक है, पूछा है कि ये आपके देने के बाद हाउ मेनी मार्क्स आपके गणित में सीमा ने प्राप्त किए हैं, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं। अगर आप देखो इसमें ट्रिक जो होती है वो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। जब भी आपको एंगल दे रखा हो, गणित का एंगल देख लो कितना है, आप बस गणित का एंगल है कितना, 93। टोटल एंगल जो होता है हमेशा वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना है बस आपको। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका गणित का एंगल है उसका सीमा का डिवाइड बाई टोटल एंगल और इनटू टोटल मार्क्स, जो भी आपको टोटल मार्क्स दिए हुए हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, बस ये क्या आ जाएंगे आपके सीमा के गणित में मार्क्स आ जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 12 3 36, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 3 3 9 31, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 नंबर जो है सीमा के आए हैं एंगल के हिसाब से। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। पाई चार्ट में हमेशा बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको एंगल दिया हुआ है उस एंगल के बेसिस पे आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको ये मीन मीडियन का क्वेश्चन है। मीन मीडियन का क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। एक तो आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसका डेटा दिया हुआ है, इसका मीन मीडियन और मोड निकालो, या फिर आपको इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी आयु क्या थी, औसत थी 30। अब औसत के दो या मीन के दो, फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल डेटा। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख दो, डेटा लिख दो, और यहाँ पे क्या आ रहा है अपना नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, इससे हमारा जो सम ऑफ डेटा निकल के आ जाता है वो कितना आ जाता है, कि उसको इधर ले जाऊँ तो मीन इंटू नंबर ऑफ डेटा। उसके हिसाब से अगर देखूँ तो इसमें दिया है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। एक अध्यापक ने छोड़ दिया जिनकी आयु 60 थी, तो नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर हुई। अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, यानी अब कितनी होगी, 29 होगी। ठीक है, तो पहले अब इसमें आपको औसत दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, यानी कि पहले सम कितना रहा होगा, जो आपका ऊपर वाला सम कितना रहा होगा, मीन इंटू नंबर ऑफ डेटा। मीन कितना है, मीन है आपका 30 इंटू 25 है आपके टोटल अध्यापक। तो ये टोटल अध्यापकों का सम रहा होगा एज का, उनकी एज का सम। इसमें से एक अध्यापक 60 वर्ष के थे तो सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि 60 में से घटा दो, कितने बचे, 690। अब जो नए सम बचा, जो जोड़ है सारे अध्यापकों की आय का, वो है 690 प्लस आपका एक अध्यापक उसमें जो है और ऐड हो गए, वो कितना हो गया, मानो कि उनकी एज रही होगी x। तो अब बस आपको ध्यान क्या करना है कि ये आपका सम हो गया, मीन आपको दे रखा है 29, बराबर कितना हो गया आपको, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अध्यापक तो सेम ही है, बस 25। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपको करना क्या है, केवल x को सॉल्व करना है। तो x को सॉल्व करने का तरीका तो क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इधर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 29 माइनस 690। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 35, x बराबर कितना आ जाएगा 35। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना, आंसर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, मैं तो थोड़ा समझा रहा हूँ। वैसे तो अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये आपका 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। बस आपको करना ही है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और हमेशा आपको देखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। या तो आपको ये दिया होगा या आपको ये दिया होगा, 3 में से 2 डेटा आपको दिया होगा डेफिनेटली, तो आप तीसरे का यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 ग्राफ को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है, रीट का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी सारी उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो इसमें दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया हुआ है इस ग्राफ में। तो इसमें आपको टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि कितने उस छात्र उसमें पढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि टी में कितने बच्चे हैं, ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको मार्क करो ग्राफ से, तो देखोगे आप टी में ये क्या है, परसेंटेज है, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, 40% गर्ल्स हैं, यानी गर्ल्स कितनी होगी हमारी,
40%। परसेंटेज में एक चीज़ आपको पता होगी कि परसेंटेज जो होती है टोटल 100 में ही देखते हैं, तो अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 60% हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉयज़ कितने निकल के आ गए मेरे, 60%। पूछा मेरे से बॉयज़ ही है, लेकिन स्कूल टी में पूछा है, तो ग्राफ 2 में आ जाओ। टी में अगर टोटल बच्चे कितने हैं, तो टी में टोटल बच्चे हैं 1250, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा बन गया 1250 का 60% कितना होगा, बस ये हो गया। ग्राफ से तो मेरे को ये डेटा ही निकालना है। तो दो चीज़ें इसमें यूज़ हो गई, ग्राफ से मैं डेटा पढ़ चुका हूँ और अब मैं आपका इसमें निकाल दूंगा ग्राफ से कितने जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो 1250 का 60%, यानी कि क्या निकालना है मुझे, 1250 का 60%। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम ऐसे लिखते हैं 1250 का 60%, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं 1250 इंटू 60/100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 750। यानी कि आपका जो टी स्कूल में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 750। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, लड़कियों की पूछी जा सकती है, लड़कियों की पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है क्या, 1250 का 40%। ठीक है, तो ये आप निकाल के देख लेना। का जो मैंने फॉर्मूला ट्रिक बताई आपको ये होती है, का को इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, का मतलब 1250 इंटू 60/100 या फिर 1250 इंटू 40/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्वेश्चन है, पूछा है आपके इन तीनों के बीच में रिलेशन। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसको बताया था कि आपका जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को आप ऐसे याद रख सकते हो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है आपका इन दोनों के बीच में। कई बार आपसे इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको कोई भी दो दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ तीसरा कौन सा होगा। इसमें आपसे क्या पूछा है, एक उसी को ही दूसरे फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि इसको आप थोड़ा सा एक इस फॉर्मेट में जमा लो। देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो माध्यिका माइनस बहुलक इक्वल टू के इधर माध्यिका माइनस बहुलक है, यानी कि माध्यिका कुछ भी नहीं है आपकी, क्या है, मीडियन और बहुलक। तो मीडियन माइनस मोड में कर लेता हूँ, तो मीन को मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू मीन, मतलब मेरा अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ 2 इंटू माध्य इक्वल टू, ठीक है, ये बन गया 2 इंटू माध्य इक्वल टू 3 इंटू मेरा माध्यिका माइनस बहुलक। ठीक है, ये मेरा चीज़ बन गई। इसमें से अगर 3 माध्यिका में से मैं 2 माध्यिका इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 2 माध्य, और इसको माध्यिका को इधर लगाऊं तो क्या बन जाएगा, 2 माध्यिका माइनस इक्वल टू, एक माध्यिका यहाँ बच गई तो ये बच गया माध्यिका माइनस बहुलक। तो मेरे को यही चाहिए था, माध्यिका माइनस बहुलक ही चाहिए था, तो मेरा सब में अब इसमें दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं दोनों में कॉमन ले लूँ तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो मेरा फाइनल क्या बन जाएगा, माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल इसका फॉर्म। तो मैंने क्या किया, जो मेन फॉर्मूला था उसी को ही एक अरेंज करके इस फॉर्मेट में ला दिया। तो अगर आप इससे मैच करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू हाफ इंटू माध्यिका माइनस बहुलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान इसी को रखना है। अगर आप ऐसे तो कई सारे मैं इसके फॉर्म बना सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान एक ही रखना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं। ये आपका मीन मीडियन का सवाल है, लेकिन इसमें आपको डेटा नहीं देके थोड़े से नंबर दिए हुए हैं एन की फॉर्म में। कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान ही रखना है। एक्स बार मेरा क्या होगा, सम ऑफ एन नंबर्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये तो इससे मेरा सम ऑफ एन नंबर कितना आ जाएगा, एन इंटू एक्स बार। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये तो मेरे को हमेशा निकाल ही लेना है कि सम ऑफ एन नंबर्स कितना हो जाएगा। अब मेरे को पूछा है कि n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है। तो देखो, अगर मैं निकालूं कि मेरी n-1 संख्याओं का योग अगर लैम्डा है, तो उसमें अगर अंतिम नंबर अगर a है तो ये क्या है, ये तो n-1 का योग हो गया, और अंतिम नंबर अगर a है तो टोटल कितनी हो गई, ये n हो गई। ये किसके बराबर है, सम ऑफ n के। ये किसके बराबर है, सम ऑफ n के। तो लैम्डा तो मेरा n-1 नंबर का सम हो गया, प्लस आखिरी नंबर इक्वल टू सम ऑफ n, विच इज नथिंग बट क्या है मेरा, n इंटू एक्स बार। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, x बार इंटू n माइनस लैम्डा, यानी कि मेरी जो अंतिम संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, nx बार माइनस लैम्डा, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो फॉर्मूला आपका यही है, इसी का ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज करके आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, एक और पाई चार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि जो आपका चार्ट दिया हुआ है उसमें वापस से एंगल दिए हुए हैं, लेकिन पूछा गया है कि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या 720 है, तो कुल हमेशा आपको दिया जाएगा।
उसके बाद जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया। ठीक है, यानी कि आप ये देखोगे तो आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा कि ये आपका जो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं आपको निकालने के। एक तो आप इसमें मत निकाल लो कितने पड़े, ये मैंने आपको बताया था 120 माइनस 120 360 इंटू 720, क्योंकि 120 आपका इसका एंगल हो गया, टोटल एंगल 360, और उसको निकालना है तो आपको डायरेक्ट 720 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल से, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 240। तो 240 मत तो इसको मिले, और अगर 100 का निकालूं मैं तो 100 का आ जाएगा 360। करना यही है, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है उस पर्टिकुलर स्लाइस का, उसको डिवाइड कर दो 360 से और टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, उस स्लाइस के मतों का या उस स्लाइस के आंकड़ों का एक्चुअल नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो एंगल दिया हुआ है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। तो इससे निकल के आता है मेरा कितना, वापस करो तो 200। तो डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया कितना मेरा 40 मत। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो सकता है। या फिर आप देख लो इन दोनों में एंगल का डिफरेंस कितना है, इन दोनों में 120 में एंगल का डिफरेंस 20 है, तो वही डिफरेंस मतों का होगा, तो 20/360 इंटू 720 कर दो, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा कितना 40। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ये प्रिफर तरीका होगा, शॉर्ट ट्रिक है, आप आराम से निकाल सकते हो। हमेशा जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, उनके जो एंगल हैं या फिर उनकी जो परसेंटेज है उसी का डिफरेंस निकाल लो, आपको जो उससे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों में डिफरेंस है वो कितने का, 40 का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका फिर से फॉर्मूले का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है। फॉर्मूले का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, कि कुछ आंकड़ों के माध्य माध्यिका का अनुपात आपको दिया हुआ है, इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बात इसमें देखो, आपको दिया क्या हुआ है, मीन और मीडियन का दिया हुआ है, यानी आपको मीन बाय मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं अपने पुराने वाले फॉर्मूले में जाऊं जो मैंने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मेरे को दिया क्या हुआ है, माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि मेरे को मीन और मीडियन का अनुपात दिया हुआ है, मुझे पूछा है बहुलक और माध्यिका का, तो मैं इसको भी मीडियन से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, और इस पूरे को भी मीडियन से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा किसका, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को क्या दिया हुआ है, ये वाला मेरे को दिया हुआ है कितना 2:3, ये तो 3 हो गया, और ये मेरे से पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 3 माइनस 2 इंटू 2/3, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस 4/3 विच इज़ नथिंग बट 5/3। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपसे वो दिया हुआ है और पूछा क्या है उस फॉर्मेट में आपको बना लेना है, आपका फटाफट से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, लेकिन थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वो देखा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दो तरीके के इसमें कॉन्सेप्ट आपके बन के आते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक मैं आपको वीडियो दूंगा जो मैंने ट्रिक इसमें यूज़ होती है। एक तो इसका तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका जो है आप निकालने का, एक्स और 1/x का माध्य आपको दिया हुआ है, यानी कि x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 आपको m दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, x³ प्लस 1/x³ डिवाइड बाई 2 आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इनका माध्य आपको निकालना है m की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, इसको x³ 1 को x प्लस 1/x का होल क्यूब बना के सॉल्व करोगे। ठीक है, ये बहुत सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी आपका इस तरीके की चीज़ आए कि आपको x प्लस 1/x कुछ दिया हुआ है और आपसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, ये चीज़ पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये निकालना है, ये निकाल लिया, 2 का भाग दे दिया तो आपका आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, पूछा तो आपसे ये है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके की चीज़ दी जाए तो आपको ध्यान क्या करना है, आपको ध्यान ये करना है कि ये हो जाएगा 2m, सॉरी ये क्योंकि ये बड़ा है 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2m। तो इसमें आपको ध्यान क्या करना है, अगर आपको 2 साइन लेने हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 2m है तो आप क्या कर दो, 2m का कर दो होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, 3 है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6m, यही आपका जो है इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8m³ माइनस 6m। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, फाइनल जो मैं निकालने वाला था, यानी कि इसको ये जो मैं निकालने वाला था ये x³ प्लस 1³ की वैल्यू है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को इसका दोनों का क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4
m³ माइनस 3m, जो कि आपका आंसर है 4m³ माइनस 3m, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक एलजेब्रा की ट्रिक होती है। ये मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास मैंने नया एक चैनल बनाया है ईजियर मैथ, वहाँ पे इस तरह की ट्रिक्स मैं अपलोड करता हूँ। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल किए हुए हैं। x⁵ प्लस 1/5 को कैसे निकालते हैं, ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको कर सकते हो, चेक कर सकते हो। काफ़ी सारे मैंने इसमें ट्रिक्स सीखे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, मेनली आपकी अलजेब्रा का पार्ट इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप देख लेना, वहाँ जाके डिटेल में देख लेना अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो। अब आपको एक दिया हुआ है अकुशल श्रमिकों के समूह का औसत वेतन दिया हुआ है तथा कुशल श्रमिकों के समूह का औसत वेतन दिया हुआ है। वापस से वही क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, नॉर्मली आपको बस निकालना ही है कि आपको सम निकाल लेना है और उसके बाद सम को ऐड कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकुशल श्रमिक, मैं इसको अनस्किल्ड वर्कर बोलते हैं तो मैं यू मान लेता हूँ। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, यू हो जाएगा मेरा सम ऑफ यू। ये तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या कहता है, यू का अगर मैं मीन निकालना चाहता हूँ, यू का मीन, तो सम ऑफ यू डिवाइडेड बाई यू, ये हो जाएगा मेरा क्या। तो इसको अगर मैं सम ऑफ यू करूँ तो ये मेरे को औसत कितना दिया हुआ है, ये औसत दिया है मेरे को 10,000, क्योंकि मेरा अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी कितनी दी हुई है 10,000। तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी सम ऑफ यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से सम ऑफ यू की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 10,000 इंटू यू। ये क्या किया मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर सम ऑफ स्किल्ड वर्कर निकालूँ, स्किल्ड वर्कर की सैलरी कितनी दी हुई है 15,000, तो ये हो जाएगी मेरी 15,000 इंटू एस। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है, समूह का संयुक्त औसत वेतन। संयुक्त औसत वेतन होगा यानी कि सम ऑफ अनस्किल्ड वर्कर प्लस सम ऑफ स्किल्ड वर्कर डिवाइडेड बाई टोटल वर्कर। टोटल वर्कर कितने होंगे, यू प्लस एस। यू क्या है, ये अनस्किल्ड है, एस क्या है, स्किल्ड है, मतलब ये अकुशल श्रमिक है, ये कुशल श्रमिक है। ये मेरे से पूछा है क्योंकि कुल श्रमिकों का प्रतिशत पूछा है। अच्छा, उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन इतना है तो कुल कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, यानी कि मेरे को पूछा क्या है, जो आपके स्किल्ड वर्कर है उनका प्रतिशत पूछा है। ठीक है, चलो ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू तो आपको दी हुई है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कितना 12,000। तो इसमें जब आप इन दोनों की वैल्यू डालोगे, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 10,000 यू प्लस 15,000 एस डिवाइडेड बाई यू प्लस एस इक्वल टू 12,000। बहुत ईजी है, अब तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अब तो यू और एस की वैल्यू निकालनी। तो इससे जो आप यू एस की वैल्यू निकलेगी, रेशियो जो निकलेगा वो निकल जाएगा यू बाई एस इक्वल टू 3/2। अब इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वो यूज़ करना है रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा। वो कहता है कि अगर आपका किसका कुशल श्रमिकों का पूछना है ना, एस का पूछना है, तो एस यू की वैल्यू होती है इसमें 3/5 इंटू 100, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 60%। स्किल्ड की कितनी हो जाती है 3/5 इंटू 100 विच इज़ 40%। कैसे निकाला मैंने, जो भी आपका इसका जो रेशियो दिया होता है यू बाई एस, तो अगर आपको यू निकालना है तो यू के ऊपर का ले लो, दोनों का जोड़ ले लो, तो यू बराबर 3, दोनों का जोड़ 5 इंटू 100 कर दो, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी यू की। एस है तो एस की वैल्यू ले लो 2, यहाँ पे 2, ठीक है, डिवाइड बाई 5 इंटू 100, सम नीचे आता है दोनों का जो भी रेशियो का सम है। ठीक है, ये ट्रिक होती है रेशियो प्रोपोर्शन की। जब हम रेशियो प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये आपका जो है, तो क्या पूछा क्या था मेरे से, कुशल श्रमिक, तो कुशल श्रमिक कितने हो जाएंगे 40%। ऑप्शन मेरा नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें क्या है कि मोस्टली ट्रिक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक से करो या कैसे करो, क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लोगे सॉल्व, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा इंपॉर्टेंट है और 1 मिनट काफ़ी है, 1 मिनट में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका दी हुई है 30, 28, तो मोड निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था आपको। मोड बराबर किसके होता है 3 इंटू मीडियन, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, इसमें मोड ही निकालना है, तो 3 इंटू मीडियन यानी कि माध्यिका यानी कि 28 माइनस 2 इंटू 30। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा इसका, वो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 24। तो विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। 1-2 बार आप पढ़ोगे, 1-2 बार इस सवालों को सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला ये टिप पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और आपको दिया हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि कच्चे माल को आपको कच्चा माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन, अन्य शीर्षकों के अंतर्गत 1 माह में चीनी की लागत इतनी आई। ये आपकी क्या है, ये
ऐसे कच्चे माल की 12, श्रम की 20, प्रत्यक्ष उत्पादन की 35 तथा अन्य की 23। ठीक है, चीनी की लागत के सबसे बड़े तथा छोटे प्रकरण के केंद्रीय कोणों, जहां भी आपका एक केंद्रीय कोण आ जाए ना, इसका मतलब ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है, आप क्वेश्चन को देख के समझ पाओ कि क्वेश्चन में क्या मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको आता है सब कुछ है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं लगा कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व क्या करना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके का एक पाई चार्ट आप बना लो। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकोगे, लेकिन पाई चार्ट बना लो। इसमें आप जो है सेक्शन बना दो, आपका एक 12 का सेक्शन है, एक आपका जो है 20 का सेक्शन है, एक आपका 23 का सेक्शन है, एक आपका 35 का सेक्शन है। ठीक है, अब आपसे पूछा है सबसे बड़े तथा छोटे प्रखंड के लिए सबसे बड़ा कौन सा है, 35 वाला, और सबसे छोटा वाला कौन सा है, 12। ठीक है, तो बस देख लो आप मैंने आपको ये तो बता ही दिया था, एक बार आपको डेटा मिल गया, उसके बाद आपको अगर इसका कोण निकालना है, ये कितना होगा, तो उसका कोण निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल सम निकाल लो सबका। अगर आपको इनका सम कितना आ जाएगा, 90। तो कोण निकालने का तरीका क्या होता है, ये वाला निकालना है कोण, तो उसका तरीका होता है जो भी 35 बटा बटा 2 सम, टोटल कोण कितना होता है 360। मैंने आपको बताया था ये पूरा जो टोटल कोण होता है इसका, ये टोटल कोण होता है कितना, ये जो सर्किल है अपना, ये पूरा सर्किल कोण होता है कितना, 360 डिग्री। ठीक है, और इस डेटा का सम कितना है, 12 + 20 + 35 + 23 90। तो 35/90 × 360, ये वाला एंगल आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40। तो 35 × 40 कितना हो गया आपका, ये हो गया 140। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका 12, तो 12/90 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 90 × 4 40। तो ये हो जाएगा मेरा 12 चौक 90 चौक 4 से कटेगा ना, ये 4 से, तो 12 चौक 48। तो 140 तो सबसे बड़ा एंगल हो गया, 148 सबसे छोटा एंगल हो गया। इनका निकाल दो आप, क्या माइनस कर दो, इनको माइनस करोगे तो 140 में से 48 गया तो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 92। ठीक है, तो 92 मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पूछा क्या था, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर, यानी कि सबसे छोटा ये था, सबसे बड़ा ये था, इन दोनों के बीच में अंतर निकालना था। तो इसका तो एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल 140 आया, और ये वाला एंगल कितना आया मेरा 48, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 92। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेटा आपको दिया हुआ है, या तो आपको एंगल की फॉर्म में दिया हुआ है तो डिवाइड करना है 360 से, और आपको यूनिट की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई और यूनिट दी हुई है, तो आपको फिर एंगल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है 360 से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम धीरे धीरे पता चल जाएगा। बाकी ये एक वीडियो है, उसके बाद हम जब रिवीजन के फॉर्म में लेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, यूपी टेट के, रीट के, तो फिर काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, एक आपका जो मैंने आपको बताया था राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में आपका जो है अनग्रुप्ड डेटा के लिए तो हमने नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन ग्रुप्ड डेटा के लिए जो होता है वो एक सिलेबस में है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, रीट में नहीं है। तो स्पेशली यहाँ पे देख लेते हैं कि उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखूंगा मैं। तो सबसे पहले मीन का देखते हैं। अगर आपको मीन निकालना है तो देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्रुप डेटा होता है ना, उसमें आपका स्टैंड अलोन डेटा नहीं होता है। जहाँ तक आपने अभी तक देखा होगा आपका नॉर्मली डेटा इस तरीके से होता था 10, 20, 30, लेकिन ग्रुप डेटा क्या होता है, रेंज होती है 10 से 25, 25 से 40। ठीक है, इस टाइप के डेटा का मीन निकालने के लिए इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, वर्गीकृत डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह, यानी कि हर उस ग्रुप का एक वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इस ग्रुप का जो वर्ग चिन्ह होगा वो क्या होगा 10 + 25/2, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 से भाग दे दो, और इसका हो जाएगा 25 + 40/2। तो इससे कैसे आ जाएगा, इसका आ जाएगा 17.5, इसका आ जाएगा 32.5। तो वही मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हर अंतराल का आप क्या निकाल लो, वर्ग चिन्ह निकाल लो। एक बार आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिया फिर तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला जो मीन का लगता है वही वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब टोटल सम। तो उसकी संख्या देख लो, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 17.5 × 2 प्लस 32.5 × 3 प्लस 7 × 47.5 प्लस 62.5 × 6 प्लस 77.5 × 6 प्लस 92.5 × 6। ठीक है, इनका पूरा सम निकालोगे आप। तो यही यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने, 1860 दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा 1860। इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना है मेरा 30। तो इसको करोगे तो अब ये कितना आ जाएगा 3 × 6 = 18, 3 तो 62 क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा 62। मेरा मीन कितना निकल के आ गया 62। ठीक है, तो दो चीजें मेरे को इसमें करनी है। एक स्टेप पहले तो मुझे क्या करना था, मीन निकालने के लिए सम निकालना था सीधा, सम डिवाइडेड बाई 30। लेकिन यहाँ पे मुझे वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, फिर वर्ग चिन्ह का सम निकालना पड़ेगा।
अगर ये विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी अगर 111 ही है तो डायरेक्ट सम निकाल दूंगा, अगर 1 नहीं है तो मैं उनसे मल्टीप्लाई कर करके ऐसे ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, तो वो सम में टोटल डिवाइड किया तो मेरा क्या आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा किसका, मीडियन का। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र माध्यक निकालने का। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन इसमें जो फीड करना है वैल्यूज, वो नंबर कैसे पता चलेगा, उसके लिए सबसे एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको सम कर लो। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप ध्यान रखना डायरेक्ट निकालने की। ठीक है, ट्रिक आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका सम निकालो। इसका सम आएगा कितना, 51। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, इसका सम आएगा 51। 7 और 4 11, 11 11 22 और 18 40, 6 46 5 51। ठीक है, इसका सम आ गया कितना, 51। अब वो करना क्या है, 51/2 कर लो, n/2 निकाल लो, 25.5। अब ये देखो कि 25.5 किस बारंबारता के निकट आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 18 के पास। इस वाले जो रेंज है इसको कर दो आप लॉक। ठीक है, अब इससे आपका डेटा निकल के आएगा। देखो कैसे निकल के आएगा, n/2 आपको फॉर्मूले में डालना है, उसकी वैल्यू तो होगी मेरी 25.5। ठीक है, उसके बाद है CF है मेरा, जो वैल्यू होगी CF की वो होगी इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि जो मेरी बारंबारता है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वाले की जो मैंने रेंज पकड़ी है। तो मेरी CF कितनी हो जाएगी, 11। F तो मेरी 18 हो ही जाएगी, क्योंकि जो मैंने लॉक किया है उसी की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F हो जाएगी। H हो जाएगा मेरा अंतराल, इन दोनों के बीच में कितना अंतराल चल रहा है, 5 का। ठीक है, तो 5 हो जाएगा ये अंतराल। उसके बाद L हो जाएगा मेरी, जो मैंने लिमिट निकाली है, मैंने कौन सी लिमिट लॉक की थी, 145 से 150 वाली, L हो जाएगा मेरा 145। ठीक है, ये सब वैल्यू आप इस फॉर्मूले में डाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, 145 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है मेरी 25.5 माइनस CF मेरा 11 डिवाइडेड बाई 18 इंटू कर दूंगा मैं 5 से। इसको सब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 149.03 आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा इस ग्रुप डेटा का। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए और फॉर्मूले में जो वैल्यू आप फीड कर रहे हो वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये जो निकल के आया, इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि अगर इसमें जो आपका डेटा दिया हुआ है, सपोज डेटा दिया हुआ था एज का या मार्क्स का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो, इसको अगर मैं समझूं तो 50% लोगों के मार्क्स या फिर जो है डेटा इससे कम है और 50% का इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से मीडियन पढ़ने का मतलब होता है। एक बार आप मीडियन निकाल लेते हो, तो मैंने मीडियन आपको बताया था ना, मीडियन क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो यानी कि इधर वाले उससे कम है, इधर वाले क्या है उससे ज़्यादा है। ठीक है, यही पढ़ने का तरीका होता है मीडियन का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मीडियन का, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको मोड का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इस, अगर आपसे इस तरीके का डेटा दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि मोड क्या होगा, तो मोड का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। मोड का थोड़ा और ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मोड में मैंने आपको बताया था, मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, यानी कि बारंबारता, यानी कि अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो 3 से 5 वाली जो है वो 8 परिवारों के हैं, ये 8 ही सबसे ज़्यादा है। इसको आप कर दो इसमें लॉक। ठीक है, और जैसे आप इसको लॉक करोगे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने बताया रेंज आपने कौन सी लॉक की है, 3 से 5, तो L हो जाएगा कितना, 3 लोअर लिमिट वाला। H क्या है, अंतराल इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि कॉमन होता है नॉर्मली, तो 2 हो जाएगा आपका H। और अब इसमें F1 F0 जो है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। देखो F1 हो जाएगा आपका जो आपने अंतराल लॉक किया है। ठीक है, F1 हो जाएगा आपका 8, F0 हो जाएगा आपका उसके पहले वाला। ठीक है, तो F0 हो जाएगा आपका उसके पहले वाला, F2 हो जाएगा आपका उसके बाद वाला, यानी कि ये है आपका F2, ये है आपका F1, ये है आपका F0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा F0 हो जाएगा मेरा 7, F2 हो जाएगा मेरा 2। इन सब की वैल्यू आप इसमें डाल दो तो ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2F1 मतलब 16 माइनस F0 कितना है मेरा 7 माइनस 2, इसको कर दो मल्टीप्लाई H से, यानी कि विच इज़ नथिंग बट 2। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 3 प्लस 1 यानी 2/16 माइनस 7 माइनस 2 यानी कि 9, 16 माइनस किया तो 6। ठीक है, हो जाएगा 2 3 6, 3.33 मेरा इसका निकल के आ जाएगा क्या, मोड। यानी कि ये जो है नंबर मेरा ऐसा है जो इस पूरे डेटा का क्या है, बहुलक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दो ही हैं,
आपको एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है दोनों ही इसमें, और एक ये डेटा याद रखना है कि डेटा कैसे फीड करना है। और अभी तक वैसे मैं बताऊं इसको आप लो प्रायोरिटी पे रख सकते हो, क्योंकि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन क्यों आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए हमको कवर कराना बहुत ज़रूरी था। थ्योरी में मैंने इसको समझाया था, यहाँ भी मैंने इसको समझा दिया ताकि आपका ये क्वेश्चन क्या है गलत ना हो। ठीक है, तो हमने लगभग हमारे जो क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर किसी कंटेंट में आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर देके या फिर स्लाइड नंबर देके मेरे को पूछना कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। उस क्वेश्चन को मैं डाउट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होपफुली मैंने आराम से आपको समझाया है। लेकिन आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिनटों में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको आराम से समझाया है इसलिए मुझे समय लगा है। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। समझ में आया और अच्छा लगा हो तो मेरे एक लाइक जरूर करना, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके के आपके जो वीडियोस अब आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।